नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आशा करते हैं कि ये वर्ष हम सब के लिए अच्छा साबित हो और जीवन में तरक्की करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजन IAS के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन पब्लिश की जाती हैं। दोस्तों, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस मैगजीन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बिना इसके करंट क्लियर हो पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, हम इसी के लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसपे हम महीने में 5 से 6 वीडियो बनाएंगे और पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम दिसंबर की मैगजीन आई नहीं है विजन की, तो हम लोग नवंबर की स्टार्ट करते हैं और ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस मैगज़ीन का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किस प्रकार से करंट अफेयर्स की दिए रहते हैं। तो दोस्तों, यह मैगज़ीन 11 पार्टों में विभाजित है। इसमें अलग अलग सेक्शन हैं और इनमें उस महीने में रहे करंट के न्यूज़ के बारे में विस्तार से बताया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला है राज्य व्यवस्था एवं शासन, दूसरा पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तीसरा अर्थव्यवस्था, उसके बाद सुरक्षा, फिर पर्यावरण, फिर सामाजिक मुद्दे, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, फिर संस्कृति, उसके बाद नीति शास्त्र, फिर है सुर्खियों में रही योजनाएं, फिर परिशिष्ट। दोस्तों, इन्हीं टॉपिक के अंदर देश के समस्त करंट अफेयर को कवर कर लिया जाता है। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, उसके बाद फिर पर्यावरण। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो अब हम लोग आज शुरू करेंगे राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एवं गवर्नेंस। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड पहली टॉपिक क्या है। दोस्तों, पॉलिटी में पहली टॉपिक है भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इन इंडिया। तो अब देखिए हेडिंग, सुर्खियों में क्यों। दोस्तों, यह न्यूज़ में क्यों रहा है। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि असम और मेघालय सरकार ने कम से कम 6 क्षेत्रों में काफ़ी समय से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को निपटाने हेतु सहमति व्यक्त कर दी है, इसलिए यह न्यूज़ में आया है। अब इससे कुछ रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें देख लीजिए दोस्तों। मेघालय का गठन असम को विभाजित करके वर्ष 1972 में किया गया और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया। दोस्तों, इन दोनों राज्यों के बीच 884 किलोमीटर से अधिक सीमा क्षेत्र है, जिसमें 12 विवादित पॉइंट हैं। दोस्तों, इस विवाद की, असम और मेघालय विवाद की उत्पत्ति होती है मेघालय सरकार द्वारा वर्ष 1969 के असम पुनर्गठन अधिनियम को अस्वीकार किए जाने से। दोस्तों, मेघालय की सरकार ने या मेघालय की जो उस समय लेजिस्लेटिव बॉडी थी, उन्होंने असम पुनर्गठन यानी मेघालय अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था। उनके कुछ मुद्दे थे कि इसे कुछ जगहों को होना चाहिए था मेघालय में, परंतु असम में ही रखा गया। हालिया निर्णय से दोनों राज्यों द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु विशेष क्षेत्र समितियों के गठन के पश्चात लिया गया है। दोस्तों, समितियां कुछ बनाई गई, उनके रिकमेंडेशन पे ये मुद्दे सॉल्व हुए हैं, जो असम और मेघालय के बीच अभी जल्द में सॉल्व हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, अगली हेडिंग है भारतीय प्रशासनिक प्रभाग और इसके अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं।
विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक वर्तमान भारतीय संघ का गठन 555 से अधिक रियासतों और ब्रिटिश क्षेत्रों को मिलाकर हुआ था। ये तो हम लोग जानते हैं। वर्ष 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने भारतीय संघ को भाषाई और अन्य आधारों पर 14 राज्यों और 6 संघ क्षेत्रों यूटीज में विभाजित किया था। वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य और 8 संघ राज्य हैं। तो यह विभाजन बिना कुछ सीमाओं को खंडित किया ही नहीं जा सकता था। ये तो जायज़ सी बात है दोस्तों। तो वर्ष 1963 में नागालैंड के गठन के साथ प्रारंभ हुए असम राज्य के पुनर्गठन ने असम मेघालय विवाद सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 4 अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को जन्म दिया। 4 अंतर्राज्यीय दोस्तों पूर्वोत्तर में मणिपुर को छोड़ के असम का अन्य सभी राज्यों के साथ कुछ न कुछ सीमा विवाद रहा है। तो देखिए दोस्तों, अन्य 4 राज्यों की जन्म दिया। असम नागालैंड विवाद नागा पहाड़ियों तथा उत्तरी कछार और नागांव जिलों में सभी नागा बहुल क्षेत्रों से संबंधित थे। ये वर्ष 1866 में ब्रिटिश की अधिसूचना के तहत नागा क्षेत्र का हिस्सा थे, जो कि इस समय असम में है, नागालैंड में नहीं शामिल हुआ। उनके विवाद का ये कारण है। दूसरा है असम मिजोरम विवाद। दक्षिणी असम की बराक घाटी और लुसाई पहाड़ियों की सीमाओं से संबंधित है। दोस्तों लुसाई पहाड़ी आप जानते होंगे ये मिजोरम में है। तो इनका विवाद क्या है असम मिजोरम का, कि असम की जो बराक घाटी है और लुसाई पहाड़ियों की सीमा से संबंधित है। यह विवाद 1875 और 1933 के 2 ब्रिटिश कालीन अधिसूचनाओं के आधार पर उत्पन्न हुआ। दोस्तों 1875 में लुसाई हिल्स में कुछ दक्षिणी बराक को भी शामिल किया गया था, परंतु 1933 की अधिसूचना में उसको नहीं शामिल किया गया। तो ये मिजोरम के लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो 1875 की अधिसूचना थी उसके आधार पर ये राज्य का गठन होना चाहिए या मिजोरम को उसका मिलना चाहिए वो क्षेत्र। दोस्तों उसके बाद असम अरुणाचल प्रदेश विवाद क्या है। सीमा अरुणाचल प्रदेश सीमा के मैदानी इलाकों में वन क्षेत्रों के संदर्भ में विवाद विद्यमान है आज भी। इन सब के अतिरिक्त भी भारत में कुछ अन्य अंतर्राज्यीय सीमा विवाद मौजूद हैं, जो या सक्रिय हैं या निष्क्रिय हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए इन्होंने कितने अच्छे से दिया हुआ है। सक्रिय विवाद पंचकुला के समीप परवाणु क्षेत्र में हरियाणा हिमाचल प्रदेश विवाद। बेलगाम जिले के संबंध में महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद। दोस्तों ये जो बेलगाम जिले का संबंध है महाराष्ट्र और कर्नाटक विवाद का, ये तो विवाद इतना बढ़ चुका था। अभी जल्दी में महाराष्ट्र के सीएम बोलते थे कि कर्नाटक का अधिकृत महाराष्ट्र। दोस्तों ऐसे लफ्ज जैसे दोस्तों कश्मीर के संदर्भ में कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। तो दोस्तों ये समस्याएं देश के लिए बड़ी समस्या हो सकती हैं। इनका कहने का मतलब तात्पर्य है कि बेलगाम जिले में एक बड़ी मराठी आबादी निवास करती थी, परंतु 1956 के कर्नाटक के अधीन आने वाले दोस्तों जो 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का हुआ, तो ये टेरिटरी जो है ये कर्नाटक के अंतर्गत मान ली गई, जबकि उसके पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था। तो यही इनका विवाद चल रहा है। उसके बाद सरचू से संबंधित दोस्तों हिमाचल प्रदेश और लद्दाख विवाद है। ये जो लेह मनाली के साथ स्थित है। और निष्क्रिय विवादों में देख लीजिए उड़ीसा पश्चिम बंगाल के विवाद। अतीत में इसकी मुख्य भूमिका की सीमाओं और बंगाल के तो दोस्तों ये निष्क्रिय विवाद है, ये नहीं पूछा जाएगा जल्दी। एक विवाद ये भी था चंडीगढ़ पर हरियाणा का कब्जा होगा या पंजाब का, तो ये भी निष्क्रिय विवाद है। वो दोनों की राजधानी है चंडीगढ़ प्रेजेंट में। उसके बाद केरल में कर्नाटक केरल विवाद हुआ था, ये आबादी के हिसाब से। गुजरात राजस्थान का विवाद है मानगढ़ हिल के संबंध। तो दोस्तों विवाद ऐसे बहुत हैं। दोस्तों इन्होंने एक मैप दिया है, देखिए इसमें विवाद बताया गया है। यहाँ
हरियाणा हिमाचल प्रदेश ये विवाद यहाँ। फिर लद्दाख हिमाचल प्रदेश का यहाँ। फिर देखिए असम नागालैंड का विवाद, अरुणाचल प्रदेश असम का विवाद, असम मिजोरम का विवाद और असम मेघालय का विवाद। दोस्तों असम का त्रिपुरा और मणिपुर के साथ नहीं है, और बाकी 2-3 स्टेट के साथ है लगे हुए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इन्होंने ये इसका बताने की कोशिश की रीजन क्या है विवाद के। तो दोस्तों ये संवैधानिक तंत्र की। आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राज्यीय आगे देखते हैं अंतर्राज्यीय विवादों के परिणाम। दोस्तों इसको 3 पार्ट में इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पहले सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। राज्यों के बीच हिंसा होती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी असम और मिजोरम के मुद्दे पर देखा। देखिए यहाँ दिया है उदाहरण के लिए हाल ही में 5 पुलिसकर्मियों की मौत के पश्चात असम मिजोरम का विवाद हिंसक संघर्ष में परिवर्तित हो गया। यहाँ देखिए हिंसक संघर्ष में परिवर्तित हो गया। फिर आर्थिक का देखिए विवादित क्षेत्रों में जो समृद्धि एवं विकास का दोस्तों जो विवादित क्षेत्र है उसमें विकास के कार्य आसानी से नहीं हो पाते हैं। और देखिए विवादित सीमाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती के कारण लोगों के लिए और व्यवसायों के लिए आवंछित लागत में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। फिर राजनीति देखिए आप। राजनीति राज्यों के बीच विश्वास की कमी के कारण नदी जल, लोगों के प्रवास आदि जैसे अन्य अंतर्राज्यीय विवादों अन्य विवादित सीमाओं पर दूरगामी प्रभाव या श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चेन रिएक्शन होती है। दोस्तों इनका चेन रिएक्शन का कहने का मतलब दोस्तों एक बार शुरू होता है विवाद, फिर धीरे धीरे लोगों वहाँ के जो निवासी उनके माइंड में बसता जाता है, जो एक इनमी जैसा व्यवहार करने लगते हैं और दोस्तों ये उनकी संस्कृति में बन जाता है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो है और भारत के विरोध पर ही जिंदा है। भारत कुछ भी करेगा उसका विरोध करना उसके माइंडसेट में बन गया है। तो दोस्तों इसी बात को यहाँ ये कहना चाह रहे हैं चेन रिएक्शन। फिर देखिए अगला है राजनीतिक में अलगाववादी प्रवृत्तियों और समूहों का उदय हो जाता है जब विवाद रहेगा तो, और जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यह शत्रु या पड़ोसी जो हमारे शत्रु हैं पाकिस्तान, चीन जैसे लोगों के लिए भी आसानी से यहाँ टेररिज्म फैलाने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों आगे देखिए इन्होंने बताया कि आगे की राह क्या है। आगे की राह देखिए कह रहे हैं भूमि सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण तथा कार्य करने के लिए राज्य समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इसके सीमांकन में राज्य समितियों का गठन किया जाए और स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जाए, जैसे लोग एक्सेप्ट करें जो भी यहाँ से सलूशन निकले। पुलिसकर्मियों की सीमित उपलब्धता के साथ सतर्कता हेतु सैटेलाइट इमेजरी जैसे तकनीक का प्रयोग करें। विवादित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यानी कि सेंटर को उसको अपने हाथ में ले लेना चाहिए विवादित क्षेत्रों को और उसको अपने हिसाब से करें। देखिए और अगला है सीमा पर नो मैंस लैंड बनाकर दोनों तरफ से अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। यह कदम विवाद के लिए उत्तरदायी और आर्थिक सामाजिक हितों को कम करता है। साथ ही इससे क्षेत्रीय विवाद को बिना किसी ठोस हानि के सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों ऐसे नो मैंस लैंड रहेगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद अगला है सॉल्यूशन राज्यों के हितों के सामंजस्य हेतु अंतर्राज्यीय परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की लगातार बैठकें आयोजित करें। विवाद तथा विवाद समाधान दोनों को लाभान्वित करने के लिए संस्थागत समाधान का सुझाव देना आवश्यक है। और दोस्तों सीमा अगला है सीमा संबंधित मामलों पर समयबद्ध समाधान करना। न्यायालय की निगरानी में गठित आयोगों, मध्यस्थों या न्यायाधिकरणों के आदेश और
सिफारिशों को लागू करने के लिए तंत्र विकसित किया है। दोस्तों कभी कभी ये होता है ना कि कोई निर्णय आता है तो दोनों लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, ऐसा कई बार हुआ है। तो इसी की बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों आगे देखिए, फिर केंद्र ये बताया है इन्होंने, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं समझ आता। फिर आगे देखिए बात करें 7th शेड्यूल की। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं, जो 7th शेड्यूल है इसमें अनुसूचियाँ हैं, इसमें सूचियाँ हैं दोस्तों, लिस्ट्स हैं। जैसे आप जानते होंगे कि 3 अनुसूचियाँ संविधान में दी हुई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन्हीं तीनों सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है, तो देखते हैं इसको क्या है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह साहब ने जलवायु परिवर्तन, NK सिंह ने जलवायु परिवर्तन और महामारी की मौजूदा चुनौतियों के मद्देनज़र संविधान की 7वीं अनुसूची की गहन समीक्षा की बात कही दोस्तों, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो अब देख लेते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों आर्टिकल 246 के अनुसार अनुसूचियाँ हैं, राज्य और केंद्र उस पर अपना शक्तियाँ प्रदान करते हैं, उस पर कानून बनाते हैं। सामान्यतः राष्ट्रीय महत्व से संबंधित प्रविष्टियाँ संघ को आवंटित की गई और स्थानीय महत्व की राज्यों को। सरकारी आयोग, दोस्तों एक सरकारी आयोग इन मुद्दों पर बना था, न जानते हो तो ज़रूर इसको देख लें, पढ़ लें इसके बारे में। समवर्ती सूची के विषय न तो केवल राष्ट्रीय सरोकार के हैं, न ही केवल स्थानीय सरोकार के हैं। ये सरकारी आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया था। इन्हें संवैधानिक गृह क्षेत्र में शामिल किया गया। दोस्तों दोनों लोग इस पर कानून बना सकते हैं, बट यदि दोनों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी तो मान्य होगा केंद्र वाला। तो दोस्तों आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची में निहित सूची प्रणाली के उत्तरदायी तर्क। दोस्तों ये तर्क हैं, दिया जा रहा है विभिन्न। देखिए 7वीं अनुसूची के सुधार की आवश्यकता। दोस्तों ये आवश्यकता क्यों पड़ी सुधार की, तो देखिए पहली पॉइंट है, राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती रही है। 7वीं अनुसूची के तहत निहित कार्यों में विभाजन के समय तीव्र प्रतिशत। इसका तात्पर्य है कि जो विभाजन किया गया था राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, तो अब धीरे धीरे समय अनुसार बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो कि ख़त्म हो गई हैं, जिनका अब कोई महत्व तो नहीं रह गया, ऐसे भी चीज़ें सूचियों में शामिल हैं। जैसे देखिए बता रहे हैं, जो वर्ष 19 योजना गठन के साथ संविधान के 42वें संशोधन द्वारा वन और शिक्षा जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था वन और शिक्षा संबंधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 के नियम से अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होने के संबंध में कुछ सामान्य शिकायतें भी दर्ज करें। इसके अतिरिक्त यह सामान्य भावना है भी कि राज्य सूची को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों राज्यों का यह कहना होता है कि ज़्यादातर संसाधनों पर केंद्र का अधिकार है और राज्यों को संसाधन नहीं मिलते, उन्हें केंद्र पर निर्भर रहना होता है। इसीलिए जैसे देखिए कुछ इस मुद्दे पर कुछ समितियां गठित की गई। जैसे उदाहरण के लिए देखिए तमिलनाडु ने वर्ष 1969 में राजमन्नार समिति का गठन किया था और पंजाब ने वर्ष 1973 में 4 साल बाद प्रस्तुत आनंद साहिब प्रस्ताव ने संघ एवं समवर्ती सूची दोनों में से कई प्रविष्टियों को राज्य सूची में स्थानांतरित करने तथा अवशिष्ट शक्तियों में
राज्यों को निहित अवशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्यों में निहित करने की सिफारिश की गई थी, राज्यों में दिए जाने की बात की गई थी। आगे देखिए इसका दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों की सिफारिशें। दोस्तों इस मुद्दे पर अनुसूचियों के मुद्दे केंद्र ने जो आयोग बनाया उनकी सिफारिशें सरकारी आयोग ने 1988 में रिपोर्ट में एक पूरा अध्याय विधायी संबंधों पर है, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को दर्ज किया गया। इस आयोग ने उनकी आपत्तियां सुनी। इस आयोग की सिफारिशें देखिए, सरकारी आयोग की सिफारिशें। प्रथम, अवशिष्ट शक्तियों को संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाए। दोस्तों इन्होंने कहा संघ से इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाए। इसमें करारोपण की अवशिष्ट शक्ति को न शामिल किया जाए, यानी कि करारोपण की जो अवशिष्ट शक्ति है वो केंद्र के पास ही रहे। द्वितीय, केंद्र द्वारा समवर्ती सूची की प्रविष्टियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। दोस्तों जो कॉन्करेंट लिस्ट की जो शक्तियां हैं, जो उसमें विभिन्न पॉइंट्स हैं, उन पर यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। ये सरकारी आयोग ने सिफारिश दी थी। तीसरी सिफारिश उनकी क्या है? केंद्र द्वारा समवर्ती सूची की प्रविष्टियों के संबंध में उन क्षेत्रों को सीमित किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय नीति के बुनियादी मुद्दों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जबकि इस ब्यूरो को राज्य की कार्रवाई के लिए छोड़ दिया गया। तो दोस्तों सरकारी आयोग ने ये तीन उन्होंने मुख्य रूप से सिफारिशें दी। आगे की राह क्या है, आगे क्या होना चाहिए देखिए दोस्तों। इसी से संबंधित एक पुंछी आयोग भी बना था। MS पुंछी आयोग ने वर्ष 2010 में सिफारिश की थी कि संघ को केवल उन विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय है। एक औपचारिक संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है जो समवर्ती सूची के तहत कानूनों के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच अनिवार्य परामर्श हेतु आवश्यक है। अवशिष्ट शक्तियों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों ये एक मेजर पॉइंट का है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ रहती हैं केंद्र के, उसको कम से कम यूज किया जाए। इनका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, न कि सूचियों की संपूर्णता को पूर्ण। सूचियों की समय समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। दोस्तों अब यहाँ ये उन प्रविष्टियों को हटाना चाहिए जो मूल सामग्री के कार्य पर अप्रचलित हो गई हैं। दोस्तों ये जो जैसे प्रविष्टि 34 सूची में लिखा देशी राज्यों के शासकों के संपादक पर। तो दोस्तों ये जैसे सूची है, इसमें देखिए प्रविष्टि 37 है बाय लैब्स, तो इनका कोई अब महत्व नहीं रह गया है। शासन की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रविष्टियों को जोड़ना चाहिए। समय के अनुसार उसमें नई नई प्रविष्टियाँ जो है उनको जोड़ देना चाहिए। जैसे आपदा प्रबंधन है, उपभोक्ता संरक्षण, आतंकवाद, उभरती प्रौद्योगिकी, इनको उसमें जोड़ना चाहिए कि किसी भी लिस्ट में जिसमें उचित हो। मौजूदा प्रविष्टियों का उपयुक्त स्थान विधि केंद्र द्वारा कानूनी नीति के लिए सुझाए गए ढांचों की अपनाया जा सकता है। इसमें 2 सिद्धांत, भारत की एकता और ये सब। दोस्तों थैंक्स दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे 1.3 उभरते भारत में नागरिक समाज की भूमिका। दोस्तों सिविल सोसाइटीज की भूमिका की बात करेंगे अगले वीडियो में हम। तब तक के लिए नमस्कार।